हाँ जी, स्वागत है आपका सिरेमिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो एक बार मुझे फटाफट बता देंगे ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, फिर अपन आगे बढ़ें। ऑडियो वीडियो क्लियर? एक बार मुझे ऑडियो वीडियो को बता देंगे ताकि फिर अपन पढ़ना शुरू करें भाई। अभी आवाज़ जा तो रही है? चैट खोलना। क्लियर है सर, चलिए भाई। चलिए भाई, पढ़ना शुरू करते हैं आगे। पिछले दो क्लासेस के अंदर अपन ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने पढ़ना शुरू किया था। फैक्ट्स पढ़े थे, कुछ योजनाएं पढ़ी थी, सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा था, अदर रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी। ठीक है ना? पॉलिटी के एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा दो। अरे भाई करवा देंगे, कल परसों मैं आऊँगा अभी आपके फर्स्ट ग्रेड वाले बैच के अंदर और सोल्व भी कराऊंगा, है ना। 10 फुल लेंथ पेपर आपके जोड़े हैं आज आपके कोर्स के अंदर। 10 फुल लेंथ पेपर आप देने आ सकते हो, ऑफलाइन भी आप आ सकते हो। ठीक है, चलिए करेंगे चर्चा। गुड इवनिंग। ठीक है भाई, एक बार कमेंट सेक्शन को बंद ही कर दो। कल जितना पढ़ाया था एक बार मुझे बता दो, क्या सारी चीज़ें याद है क्या? सर पॉलिटी की तरह कहाँ गए? पॉलिटी की तरह साइंस, हिस्ट्री और भूगोल का मॉड्यूल भी आएगा क्या आरएस फाउंडेशन बैच में? सब आएगा भाई, सब आएगा। ये आपकी करंट अफेयर की बुक ऑनलाइन प्रोवाइड करवा दो। गुड इवनिंग। ज्योग्राफी का रिवीजन क्लास में सेकंड पार्ट डाल दो। आप पढ़ाए और याद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। यस यस, बिल्कुल याद है सर, एकदम रटा गया। टिप्स पे याद है, ऑल मैटर याद है। चलो भाई, चलो भाई आगे। फर्स्ट ग्रेड के लिए इको सर्वे जरूरी है क्या? देखो, फर्स्ट ग्रेड के लिए इको सर्वे जरूरी नहीं है क्योंकि वो उस सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है। ऑल्दो जो आपके जो राजस्थान ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसमें से कुछ टॉपिक जो इधर बनते हैं वो जरूर अपन कर सकते हैं, है ना। राजस्थान ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं जो कि सर्वे से मैच होते हैं उनका करंट अफेयर अपडेट जरूर देख सकते हैं। सर आर एस मेन्स के लिए 17 से ही लें क्या क्लास? बिल्कुल, आर एस मेन्स के लिए 17 तारीख वाली जो क्लास है वही लें, अभी वाले मत देखें। मेंस रिवीजन क्लास कब होगी? 17 तारीख को राजस्थान इकोनॉमी की क्लास होगी। ऑलरेडी मैं आपको सारी बातें विद तारीख वगैरह सब बता चुका हूँ, है ना। चलो भाई, ऊर्जा के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। हमारे यहाँ पर इंस्टॉल्ड एनर्जी कितनी है? 26,325 मेगावाट, जिसमें कि सोलर एनर्जी कितनी है? 5482। विंड कितनी है? 4414। ऊर्जा का उत्पादन देखें कि पिछले वर्षों की तुलना में तो 4.08% हुआ है। सोलर एनर्जी में जो बढ़ोतरी है वो 20.57% हुई है। विंड में 5% हुई है। ट्रांसमिशन सिस्टम 44,000 किलोमीटर देखा था, जो कि 23% की वृद्धि दिखाता है। ऊर्जा उपलब्धता 8,000 करोड़ यूनिट की बजाय 11,000 करोड़ यूनिट हो गई है। उसमें से ट्रांसमिशन सिस्टम में कौन सी केवी लाइन सबसे ज़्यादा है, कौन सी कम है? कितने हमारे यहाँ पर उपभोक्ता है? 196 लाख, है ना। यदि मैं कहूँ तो प्रत्येक 3 पर एक उपभोक्ता हो गया। और इसमें से घरेलू 78, घरेलू 9, एग्रीकल्चर के 10, इंडस्ट्री के 1.66 और पथ प्रकाश के 0.15। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ग्रामीण विद्युतीकरण 100% हो चुका है। इवन ढाणियों में भी 1.14 लाख ढाणियां भी इलेक्ट्रीफाइड की जा चुकी हैं। हाँ, सड़कों का अपन ने देखा था 91% जो गांव हैं वो सड़कों से जुड़ चुके हैं, जबकि विद्युतीकरण में देखे लगभग 100% हो गए हैं। योजनाओं की बात की थी, पीएम कुसुम योजना को डिटेल में पढ़ा था और ये हमारी फ्लैगशिप स्कीम में भी आता है। पीएम कुसुम योजना में देखा था कि इसके 3 कंपोनेंट होते हैं और 2000 सॉरी 34,830 जो है वो मेगावाट इसका टारगेट रखा गया है। और क्या देखा था इसमें? 3 कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट ए, बी और सी। कंपोनेंट ए के अंदर हमने देखा था सोलर प्लांट्स जो है वो लगाने हैं। लगाएगा कौन? किसान या फिर कोई एक किसानों का समूह लगा सकता है। कहाँ पर लगाएगा? जो ग्रिड से जुड़े हों या फिर किसी रिन्यूएबल एनर्जी वाले ग्रिड से जुड़े हों। इसलिए उसके भूमि के जो पावर स्टेशन है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में लगाए जाएंगे। ये बिजली किसको बेची जाएगी? डिस्कॉम को। डिस्कॉम कितने पैसे में खरीदेगा? तो वो डिपेंड करता है RERC के चार्जेस पर, जिन्होंने 3.04 रुपए पर यूनिट बताया है। डिस्कॉम्स को क्या फायदा होगा? तो 0.40 रुपए पर यूनिट या फिर 6.6 लाख रुपए पर मेगावाट इसको मिलेंगे, है ना। और इसके
पार्ट ए की बात करें तो 10,000 मेगावाट का टारगेट है, राजस्थान का टारगेट 1,000 मेगावाट है। फेज 1 के अंदर ये काम RRECL के पास था, लेकिन फेज 2 में ये काम डिस्कॉम को दे दिया गया। डिस्कॉम को भी 3 भागों में बांट दिया, जोधपुर और जयपुर वाले को 335 मेगावाट का टारगेट दिया है और अजमेर वाली को 330 मेगावाट का टारगेट दिया है। टोटल 1,000 मेगावाट का टारगेट हो गया। कंपोनेंट बी की बात करें जिसमें कि सोलराइजेशन करना है, जो कि स्टैंड अलोन सोलर पंप है उनका सोलराइजेशन करना है। इसके अंदर हमने देखा था कि भी 14 लाख पंप जो है वो लगाए जाएंगे। और इसके अंदर हमने और क्या बातें की थी, लगभग यही बातें थी। अच्छा, इसमें कितना क्या पैसा मिलेगा, तो 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 30% स्टेट गवर्नमेंट देगी, 30% ऋण मिल जाएगा, 10% जो लाभार्थी उसको लगाना पड़ेगा। और जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है वहां पर जो है 50% पैसा केंद्र सरकार दे देगी। ठीक है। उसके बाद में कंपोनेंट सी की बात की, 35 लाख ग्रिड लगाने हैं, उसमें से राजस्थान ने अकेले ने 4 लाख ग्रिड का टारगेट रखा है। ये क्या है, तो ये भी सोलर पंप ही है, बस इनका ये फीडर सोलराइजेशन की बात चल रही थी। इसमें भी वही है कि 30% वाली बातें हैं। 35 लाख में से 4 लाख राजस्थान को लगाने हैं। ये सारी बातें अपन ने पीएम कुसुम के बारे में बात की थी। फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। ये योजना 13 फरवरी 2024 को शुरू हुई थी। 1 करोड़ घरों को बिजली पहुंचानी है, 300 यूनिट बिजली दी जाएगी। और क्या बात देखी थी, लाभ इसके क्या होंगे, लाभ क्या मिलेंगे, तो इसमें 2 लाख रुपए तक का तो लोन भी मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा, तो 12 जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वहां से मिलेगा। लगभग 6.75% की दर से मिलेगा, बिना कुछ गिरवी रखे हुए मिलेगा। इसके अलावा कुछ अनुदान भी मिलता है, 30,000 रुपए से लेकर 60,000, 60,000 से लेकर 78,000, 78,000 से ज्यादा, 78,000 सॉरी 78,000 पूरे 78,000। यदि 300 यूनिट से ज्यादा कि आप सोलर वाला लगाना चाहते हो रूफ टॉप पर, तो उसके लिए 78,000 ही अनुदान मिलेगा। कुछ परफॉर्मेंस वाइज अपने करंट अफेयर की बातें देखी थी कि दमनदीव और चंडीगढ़ जो वो 100% अपने गवर्नमेंट बिल्डिंग का सोलर रूफटॉप वाला कर चुके हैं। और उसके अलावा जो है हमने देखा था कि भाई गम उतर जाएगा, यानी कि जे फॉर गुजरात, एम फॉर आपके मध्य प्रदेश, सॉरी महाराष्ट्र उतर जाएगा, उत्तर प्रदेश था, केरल था, राजस्थान था, इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। फिर यहाँ पर एक फैक्ट और देखा था, 10 मार्च तक जो 10 लाख घरों को सोलर ये पे लगा चुके हैं। निःशुल्क बिजली योजना कृषि वाली देखा था, 2,000 यूनिट प्रति माह तक जो फ्री कर दिया है। उससे ऊपर करोगे तो फिर जो है जो 1,000 रुपये की सब्सिडी मिलती थी सिर्फ उतनी मिलेगी। इस योजना का लाभ कब से मिल रहा है, जून 2023 से। इस योजना को पहले किस नाम जाना जाता था, किसान मित्र ऊर्जा योजना के नाम से। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए हमने कहा 100 यूनिट तक तो पूरे तरीके से फ्री है। उसके बाद में जो स्थायी शुल्क वगैरह होते हैं वो फ्री है। 200 यूनिट से ज्यादा होगा तो सिर्फ 100 यूनिट तक का फ्री, उसके बाद के पूरे चार्जेस लगेंगे, है ना। ये योजनाएं पड़ी थी। मुझे लगता है कि इसके अलावा कुछ और ऐसा बचता है जो आपको याद ना हो। RERC की बात की थी, ये इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस वगैरह डिसाइड करता है। 2 जनवरी 2000 को ये बनी थी, ये एक RERC एक्ट है उससे बनी थी। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर एक अलग से हमारी संस्था बनी हुई है जो कि एक 2002 के अंदर बनी थी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो वो केंद्र सरकार की संस्था है जो कि एनर्जी एफिशिएंसी के लिए काम करती है। राजस्थान के अंदर जो है वो नोडल जो कोई डिपार्टमेंट है या फिर कोई एजेंसी है तो वो RRECL ही है। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और पिछले 2023 के अंदर जो ऊर्जा भवन संरक्षण संहिता है ना, जो हाउस के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर गाइडलाइंस जारी किए गए थे। ये सारी बातें पड़ी। सोलर पावर को लेकर पावर जनरेशन की बात की, 142 गीगावाट की हमारे यहाँ पर क्षमता है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स, अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। 325 से भी ज़्यादा सोलर जो डेज होते हैं हमारे यहाँ पर। सौर विकिरण जो वो अच्छी खासी होती है, बंजर भूमि हमारे अच्छी खासी उपलब्ध है। इस वजह से हमारे यहाँ पर सोलर एनर्जी के ठीक ठाक अच्छी खासी संभावनाएं हैं। इवन पूरे भारत में राजस्थान जो वो सोलर एनर्जी के मामले में पहले नंबर पर चल रहा है। पॉलिसी की बात की थी 2011 में आई थी, फिर 14 में आई थी, फिर 18 दिसंबर 2019 को आई थी, फिर अक्टूबर 2023 में आई थी। हाल ही में लेटेस्ट जो थी वो एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी थी जो कि 2024 में आई थी। राइजिंग राजस्थान के दौरान इसे वो किया गया था। 125 गीगावाट का टारगेट रखा गया जिसमें 90 गीगावाट सोलर एनर्जी का, 25 गीगावाट आपके विंड एनर्जी का और 10 गीगावाट जो भंडारण स्टोरेज वगैरह के बारे में बात जो वो की थी। बेसिक सी बातें देखी थी। ऐसा उद्देश्य वगैरह याद रखने में कोई ज्यादा चिंता होनी नहीं चाहिए, वो सारी बातें देखी थी। फिर अपन ने देखे थे कुछ प्लांट्स की बात की थी, तो एक भड़ला वाला देखा था जिसमें कि 2245 मेगावाट, ये सबसे बड़ा सोलर पार्क माना जाता है जो कि जोधपुर में है, जो कि 4 फेजेज में। पहला फेज 65 मेगावाट का, दूसरा फेज जो है वो आपके 500 मेगावाट, फिर 1000 मेगावाट, फिर 500 मेगावाट, इस तरीके से अपने 2200 दूसरा फिर 680 मेगावाट का, है ना। और पहले वाला जो है वो RRECL के द्वारा, बाकी तीनों मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा चलाया जा रहा है। और बाकी जो 5 देखे थे, फलोदी वाला, नोख वाला, पूगड़ वाला या फिर बोंडाना वाला, ये सब जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लास्ट वाले तीनों के अंदर
RSCDL जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के रूप में थी। ये सारी बातें पढ़ी थी, याद हैं कि नहीं है? 5 मिनट में देखो सारी बातें रिवाइज होंगी। पिछली 2 क्लासेस में क्या पढ़ा है? RS फाउंडेशन कोर्स कब लॉन्च करोगे? गेट वेल सून, क्योंकि जब आप रिवीजन करवाते हैं तो बहुत यूजफुल रहता है। RS के लिए एलिजिबल नहीं है फिर भी आपकी क्लास लेते हैं सर, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सर। क्या मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू में 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं और फरवरी के करंट अफेयर में 100 यूनिट फ्री से बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया, तो ये दोनों अलग अलग है क्या? उसमें घोषणा की थी, अभी तक देखो सर्वे उसके बाद आया है, मतलब फरवरी में सर्वे आया था, तो उसमें घोषणा की थी। अभी तक इंप्लीमेंट हो गया कि नहीं हो गया, एक बार चेक करके आपको और क्लियर कर देंगे इसमें। ठीक है भाई, चलो अब बढ़ते हैं आगे। चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था पिछली क्लास के अंदर? देखो 5-7 मिनट लगे अपने को, पूरा रिवीजन हो गया। परिवहन पढ़ रहे थे, परिवहन की बातें थोड़ी और रिवाइज कर लेते हैं। 1949 में हमारे यहाँ पर सड़कें कितनी थी? 13,553 किलोमीटर। मार्च 2024 में 3,17,121 किलोमीटर। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर फैक्ट्स याद नहीं होते, तो मैं भी आपके सामने याद करके ही आ रहा हूँ ना, याद है ही ना फैक्ट्स। ठीक है, आप लोगों को तो रिवीजन के लिए और भी टाइम मिलता होगा, तो याद हो सकते भाई, क्यों नहीं हो सकते। घनत्व हमने देखा राजस्थान का 92.66 किलोमीटर है और जो देश का 165.24 किलोमीटर है ना। कौन सी सड़कें ज्यादा है कौन सी कम है? तो नेशनल हाईवे सबसे कम है 10,000, स्टेट हाईवे जो 17,000 है ना, तो ये अपन ने 10 और 7 ऐसे 17 वाला ये लॉजिक भी बनाया था। ग्रामीण सड़कें कितनी? 2,02,06,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें हैं। इसमें से ज्यादातर का रखरखाव जो वो आधी, लगभग आधी का रखरखाव पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण सड़कों में देखें तो 39,408 गांव, यानी कि लगभग 91% गांव जो जुड़ चुके हैं। राजस्थान सरकार की भविष्य की क्या योजनाएं हैं? तो हम 9 एक्सप्रेस वे बनाने जा रहे हैं जिनकी 7 की डीपीआर तैयार हो चुकी है। डीपीआर क्या होता है? तो एक तरीके से उसकी पूरी तरीके से क्या कैसे प्रोग्रेस होगी वो रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। उसमें से 7 तो राजस्थान सरकार ने की है, एक की रिपोर्ट जो डीपीआर जो NHAI ने तैयार की है, एक का भी मूल्यांकन के लेवल पर है। इसके अलावा अपन ने देखा था रोड अंडर ब्रिज और रोड ओवर ब्रिज जो वो बनाए जाएंगे। इसके अलावा जयपुर जोधपुर नेशनल हाईवे को 4 लेन का किया जाएगा। इसके अलावा 47 नेशनल हाईवे और 23 स्टेट हाईवे की ऊपर रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा राजस्थान सड़क विकास और रखरखाव कार्यक्रम के तहत 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगले 5 वर्षों में। और 5 फरवरी 2024 को एक टास्क फोर्स बनाई गई ताकि राजस्थान को क्या किया जा सके, देश की एक्सप्रेस वे राजधानी बनाई जा सके। फिर हमने सड़क क्षेत्र से चलने वाली से संबंधित 2 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बात की थी, जिसमें कि एक फ्लैगशिप स्कीम है। तो फ्लैगशिप स्कीम नंबर 3 वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। केवल इसी चैप्टर में तीसरी फ्लैगशिप स्कीम पढ़ रहे हैं बनिए। केवल इसी चैप्टर में 5 फ्लैगशिप स्कीम तो आपकी इसी चैप्टर में हो जाएगी। ठीक है ना। तो जो 25 फ्लैगशिप स्कीम आपके साथ मैंने शेयर की थी वो एक्चुअल में अलग कुछ नहीं है, वही सारे कुछ सर्वे के अंदर दी गई है ना। बस सरकार ने 25 को चिन्हित किया है, उन 25 को अपन डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये दिसंबर 2000 के अंदर शुरू हुई थी। नोडल डिपार्टमेंट इसका पीडब्ल्यूडी रहता है। 500 से ज्यादा आबादी जिन मैदानी गांवों के अंदर है उनको जोड़ा जाएगा और दुर्गम क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में 250 से आबादी ज्यादा वाली को जोड़ा जाएगा। इसका वित्त पोषण 2015-16 से 60:40 में किया जा रहा है। पहले सारा वित्त पोषण के अंदर सरकार करती थी। 4 फेजेस के अंदर ये चल रहा है। चौथा फेज 2024 से लेकर 28 तक का है। पहला फेज जो था 2000 से लेकर 2012 तक था। चौथे फेज में कहा गया कि 25,000 ऐसी बस्तियां जिनको अभी तक सड़कों से नहीं जोड़ा गया उनको भी जोड़ दो। और लास्ट अपन ने बात शुरू की थी, पूरा नहीं किया था, भारतमाला परियोजना। ठीक है ना। चलो भाई, भारतमाला परियोजना की बात करें तो ये अक्टूबर 2017 में शुरू हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड डिपार्टमेंट इसको जो वो देखता है। अब देखो ये भारतमाला परियोजना क्या है एक बार इसको थोड़ा समझते हैं, फिर उसके बाद में इसके फैक्ट्स देखते हैं। इस भारतमाला परियोजना पर क्वेश्चन पूछा गया RS के अंदर 5 नंबर का, RS मेंस के अंदर। देखते हैं क्या है। देखो भाई, किसी भी देश के लिए या किसी भी राज्य के लिए सड़क जो है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है उसकी इकोनॉमी के लिए। इसलिए ये जो भारतमाला जो परियोजना है इसके माध्यम से ये कोशिश की जा रही है पूरे भारत को एक सड़कों का एक जाल बिछा दिया जाए और सड़कें जो ज्यादा से ज्यादा बनाई जाए। तो इस भारतमाला परियोजना के अंदर यह कहा गया कि 34,800 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएगी इस कार्यक्रम के तहत। कितनी सर? 34,800 किलोमीटर की।
इसके लिए पहले से एक योजना चल रही थी, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके तहत 10,000 किलोमीटर की सड़कें पहले से बनाई जा रही है, और अब इसमें 24,800 किलोमीटर की सड़कें और जोड़ दी। इतनी जो वो और बनाई जाएंगी। इस पूरे को अपन किस नाम से जानते हैं? भारतमाला परियोजना के नाम से जानते हैं। अब इसमें भी बड़ा सिस्टमेटिकली भारतमाला परियोजना को 6 अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। ऐसे नहीं कि भाई सिर्फ एक ही जगह पर सड़कें बना दी। इस 34,008 टोटल तो कितना हो गया? 34,800 किलोमीटर। इसमें 5,35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसको बांटा गया है 6 अलग अलग भागों में। सबसे पहला भाग जिसको नाम दिया गया इकोनॉमिक कॉरिडोर। इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब ऐसे क्षेत्रों को जोड़ना जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डीएमआईसी का नाम सुना होगा आपने। डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये एक तरीके का क्या है? इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो 9,000 किलोमीटर की तो क्या होंगी? इकोनॉमिक कॉरिडोर वाली सड़कें होंगी। 9,000 करोड़ की तो क्या होंगी? इकोनॉमिक कॉरिडोर वाली सड़कें होंगी। देखो इतना डिटेल में सर्वे में दिया नहीं हुआ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि चीजें पूछी ली जाती है। कोई बहुत ऐसा नहीं कि नहीं पूछी जा सकती, पूछे जा सकते इनमें से। उसके बाद बात करें इंटर कॉरिडोर और फीडर कॉरिडोर, ये होंगी 6,000 किलोमीटर की। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि एक सड़क जो यहां से लेकर यहां तक है, और दूसरी सड़क जो दूसरा इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक तो ये है और एक ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है। यदि इनको आपस में जोड़ दिया जाए, यदि इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो ये एक तरीके से पूरे भारत का जुड़ाव जैसे कार्य करेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इंटर कॉरिडोर। क्या बोलेंगे? इंटर कॉरिडोर। ठीक है ना? तो इस तरीके से 6,000 किलोमीटर का क्या होगा? आपके इंटर कॉरिडोर होगा। उसके बाद और क्या है? नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। 5,000 किलोमीटर की जो ऑलरेडी कोई जो कॉरिडोर बने उनका इंप्रूवमेंट करना। तो 5,000 किलोमीटर के क्या होंगे? नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। आप एक बार इनको देख लो, बस जितने याद रहे उतने ठीक है। इनमें से कोई नहीं लिख के आएगा ये 6 कंपोनेंट, ठीक है ना? अपन इसमें से आधे भी याद रह गए तो भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद उसके अलावा क्या करेंगे? उसके अलावा जो बॉर्डर एरिया की जो सड़कें हैं इनको जोड़ने का काम किया जाएगा। तो बॉर्डर रोड्स और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी 2,000 किलोमीटर की। इसके अलावा क्या करेंगे? कोस्टल एरिया की सड़कों को जोड़ने का काम किया जाएगा। कोस्टल रोड और पोर्ट कनेक्टिविटी 2,000 किलोमीटर। इसके अलावा क्या करेंगे? ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, कितने? 800 किलोमीटर। और इसके अलावा क्या है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट पहले से चल रहा है, कितना? 10,000 किलोमीटर। तो इस तरीके से मैं कहूं कि कौन कौन से फैक्टर हैं इसमें, देखो एक बार मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं, ज्यादा आसानी से याद हो जाएंगी, है ना? एक तो हमने कहा इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये है 9,000 किलोमीटर के। दूसरा हमने कहा इंटरफीडर वाला 6,000 किलोमीटर। एक हमने कहा बॉर्डर वाला 2,000 किलोमीटर। एक हमने कहा कोस्टल वाला 2,000 किलोमीटर। एक हमने कहा जो पहले से कॉरिडोर बने हुए हैं उनका इंप्रूवमेंट का काम 5,000 किलोमीटर। एक हमने कहा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे, कितना? 800 किलोमीटर। टोटल कितना होगा? 24,800 किलोमीटर। प्लस क्या जोड़ दो? 10,000। कौन से वाला? तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम वाला। टोटल कितना हो जाएगा? 34,800 किलोमीटर। तो इस तरीके से टोटल 34,800 किलोमीटर की यहाँ पर सड़कें बनाई जाएगी। इस पूरे प्रोग्राम को अपन किस नाम से जानते हैं? भारतमाला परियोजना के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से कोस्टल एरिया में भी ऐसा किया जाएगा, वो उसके लिए सागरमाला नाम दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? भारतमाला। ठीक है ना? तो ये भारतमाला परियोजना के बारे में अपन ने जाना। जो भारतमाला परियोजना है उसके तहत राजस्थान में क्या कुछ काम किया जा रहा है, सर्वे में आपके सिर्फ इतना लिखा हुआ है। सर्वे में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? राजस्थान में भारतमाला परियोजना के तहत क्या क्या काम किया जा रहा है। लेकिन हमें भारतमाला परियोजना के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, जो कि अभी अपन ने पढ़ी। क्या किया जा रहा है राजस्थान के अंदर? तो एनएचडीपी प्लस भारतमाला के 16 कार्य राजस्थान में चल रहे हैं, जिसमें से कि 5 कार्य पूरे हो गए। राजस्थान के अंदर टोटल 16 कार्य जो है एनएचडीपी और भारतमाला के तहत चल रहे हैं, जिसमें से कि 5 क्या हो चुके हैं? पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली से वडोदरा तक की एक जो वो रोड बनाई जा रही है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है, दिल्ली से वडोदरा। इसके अलावा अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्या? सुनो, अमृतसर जामनगर, ये पंजाब के अंदर अमृतसर, ये गुजरात के अंदर जामनगर। तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये अपने हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर यहाँ से होते हुए जो गुजरात तक जाएगा। इसमें काफी बड़ा हिस्सा, इवन मैं कहूंगा पंजाब से और गुजरात से बड़ा हिस्सा तो राजस्थान के अंदर ही बन रहा है। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, राजस्थान के अंदर 637 किलोमीटर की सड़क इसके तहत बन रही है।
टोटल आई थिंक 1300 किलोमीटर के आसपास का है, उसमें से 637 किलोमीटर कहां से जा रही है, राजस्थान से जा रही है। किसमें से, अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर में से। ये हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और वो सांचौर जो नया जिला बना था उसके अंदर से ही जा रही है। तो ये हमने भारतमाला परियोजना के बारे में बात की। केवल भारतमाला परियोजना में जो सर्वे में लिखा हुआ उतना ही नहीं, हमने भारतमाला परियोजना के बेसिक्स के बारे में भी जाना। बात समझ में आई क्या? भारतमाला परियोजना क्या है पहले तो वो हमें ध्यान रहे, जिसको हम देखेंगे 34,800 किलोमीटर की सड़कें बन रही है, उसमें से 24,800 किलोमीटर की नई है और 10,000 वाली एनएचडीपी वाली है। उसको 9,000 इकोनॉमिक कॉरिडोर, 6,000 इंटरफीडर वाली, 5,000 जो इंप्रूवमेंट वाली, उसके बाद में 2,000 जो आपके कोस्टल एरिया वाली, 2,000 बॉर्डर एरिया वाली और 800 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। और फिर उसके बाद राजस्थान के अंदर अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें 637 किलोमीटर राजस्थान से जा रहा है, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर यहां से होता हुआ। और एक आपके 16 कार्य ऐसे चल रहे हैं जिसमें से 5 कार्य पूरे हो चुके हैं। दिल्ली से बड़ोदरा वाला एक जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे क्या है, निर्माणाधीन। तो ये हमने किसके बारे में जाना, भारतमाला परियोजना के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कितनी बात आपको याद हुई होगी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर ना एक छोटी सी योजना और दे रखी है, वैसे एक्चुअल में उसका कोई मतलब नहीं है। वो नाम है प्रधानमंत्री जनमन योजना। ये एक्चुअल में कोई सड़क निर्माण के लिए ही योजना नहीं है। प्रधानमंत्री जनमन जो योजना है वो हमारे देश के जो जनजातीय, इस योजना के बारे में आगे चल के अपन डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अंदर, है ना। तो जो जनजातीय जो लोग हैं, ट्राइबल जो लोग हैं, ट्राइबल में से भी ऐसी ट्राइब जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, उनको अपन पीवीटीजी के नाम से जानते हैं। पीवीटीजी का मतलब होता है प्राइमरीली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। जो अति पिछड़ी हुई ट्राइबल ग्रुप है उनको। तो पीवीटीजी के डेवलपमेंट के लिए उन क्षेत्रों में जहां पर पीवीटीजी ज्यादा रहती हैं वहां के डेवलपमेंट के लिए एक अलग से योजना चलाई गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनमन योजना। इसके बारे में डिटेल अपन कहां पढ़ेंगे, चैप्टर 3 के अंदर। यहां पर क्या बताया गया, इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इस चैप्टर में बताया गया कि 12 राजस्थान के अंदर, 12 के अंदर सहरिया ट्राइब रहती है जो पीवीटीजी में आती है। राजस्थान की एकमात्र पीवीजी ट्राइब है सहरिया ट्राइब, इसका नाम ध्यान रखना। सहरिया ट्राइब जो कि राजस्थान की क्या एकमात्र पीवीटीजी ट्राइब। अब इसमें यह बताया जा रहा है कि यहां पर यानी कि 12 के अंदर इतनी इतनी सड़कें बनाई जा रही है। किसी को यह लग सकता है कि सड़क निर्माण की योजना क्या, नहीं, ये पीवीटीजी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, उसमें से एक जो कार्य सड़क भी है। तो वो बात यहां पर बताई गई है। उसके बाद हमारे यहां पर एक जो संस्था बनाई गई जिसका नाम है आरएसआरटीसी, परिवहन की बात चल रही है। आरएसआरटीसी जो है वो आपने बहुत सारी बसेस के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, है ना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। कुछ लोग जो इसको हंसी मजाक के अंदर ये भी कहते हैं राजस्थान की जो बसेज है वो बहुत ज्यादा एक तरीके से खस्ता हालत के अंदर है हरियाणा की उन सब से तुलना करें तो, इसलिए कुछ लोग जो वो इसको लोक पथ भी कहते हैं, लोक पारगमन ऐसा करके कुछ होता है ना, वो शब्द भी इसके लिए यूज कर लेते हैं उसकी उपहास के लिए। चलो वापिस चलते हैं। तो 1 अक्टूबर 1964 को सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के तहत ये संस्था स्थापित की गई थी, आरएसआरटीसी। ठीक है। ये राजस्थान स्टेट हाईवे एक अथॉरिटी है, वो बनाई गई थी 2 जून 2015 को। ये तो दो संस्थाओं का थोड़ा ध्यान रखना। आरएसआरटीसी कब बनी थी, तो 1 अक्टूबर 1964 को बनी थी, और राजस्थान स्टेट हाईवे अथॉरिटी कब बनी थी, तो 2 जून 2015 को बनी थी। अभी मुद्दा क्या है, मुद्दा यह है कि आरएसआरटीसी ने अभी हाल ही में कई अच्छे अच्छे इनोवेशन किए हैं बसेस के अंदर, जिससे कि यात्रियों को सुविधाएं हो। तो वो क्या इनोवेशन किया है वो हमें पता होना चाहिए, पूछे जा सकते हैं, प्री में भी पूछे जा सकते हैं, मेंस में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मेंस में हमारे सिलेबस में परिवहन अलग से लिखा हुआ है। तो क्या कुछ किए, पहली बात, निगम द्वारा बसों में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। पैनिक बटन क्या होते हैं, पैनिक बटन जिससे कि महिला किसी भी असुरक्षा की स्थिति में है तो वो बटन दबा दिया, ताकि आसपास जो क्षेत्र है उस रेंज में जो भी पुलिस थाना पड़ता है वो पुलिस जो है उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और वो वहां तक आ जाए। तो पैनिक बटन जो बसों के अंदर लगाए जा रहे हैं। सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए 26 जुलाई 2024 को 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा रणनीति तैयार की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़क सुरक्षा रणनीति 26 जुलाई 2024 को राजस्थान ऐसी अलग से सड़क सुरक्षा रणनीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य माना जा रहा है। सड़क सुरक्षा रणनीति तैयार की है कब, 26 जुलाई 2024 को सड़क सुरक्षा रणनीति बनने तैयार की है। निगम ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा किराए में दी जाने वाली छूट की सीमा को 30% से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 50%। महिलाओं को और वरिष्ठ नागरिकों को 50% जो है वो छूट इसके अंदर दी जाएगी।
ठीक है। दिल्ली के अंदर जैसे महिलाओं के लिए पूरी तरीके से फ्री है, राजस्थान के अंदर पूरी तरीके से फ्री ना होकर 50% की इसमें छूट दी जाती है। अभी आपको पता है, कुछ दिन समय पहले हरियाणा पुलिस की एक कांस्टेबल थी, वो राजस्थान की एक बस के अंदर बैठी और उन्होंने कहा कि मैं तो स्टाफ की हूँ और ये पूरी तरीके से छूट इसमें मिलनी चाहिए, लेकिन बस कंडक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, आप हरियाणा पुलिस से हो, हमारे कोई स्टाफ नहीं है, आपको पूरे पैसे देने पड़ेंगे। तो आपस में अच्छी खासी लड़ाई हो गई। तो वो बस जब हरियाणा पहुंची तो उन्होंने चालान काट दिए, फिर इधर से चालान काट दिए, फिर राजस्थान की बहुत सारी बसेस के चालान काट दिए। आपस में बड़ा विवाद हुआ। एक महिला कांस्टेबल जो है, उनके पैसों को लेकर कि किराया देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ। तो भाई 50% की छूट राजस्थान की महिलाओं को जो दे रखी है, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को 50% की छूट है। परिवहन और सड़क सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों की बात करें और क्या कुछ किया है। एक, अपन ने पिछली बार एक योजना को बार बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ा था कि यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को, चोटिल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसकी जीवन रक्षा करता है, तो चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के नाम से उसको 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है। सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले के लिए प्रोत्साहन कितनी, 5,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 10,000 रुपए। 5,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 10,000 रुपए। ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए हमने एक अलग से कोष बनाया, 200 करोड़ का ई वाहन प्रमोशन कोष बनाया, 200 करोड़ का ई वाहन प्रमोशन कोष बनाया। ऑनलाइन शिकायत निवारण के लिए समाधान का शुभारंभ किया है। इससे संबंधित, बसेस से संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत है, उसके लिए समाधान नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। 5 बातें हमें याद रखनी है। आरएसआरटीसी ने क्या किया है, सबसे पहले याद रखेंगे पैनिक बटन, दूसरा याद रखेंगे किराया कम कर दिया, किनका, महिलाओं का और वृद्ध नागरिकों का 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया। तीसरी बात, सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति को बचाओगे तो 5,000 की बजाय बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया। एक अपन ने देखा कि ऑनलाइन पोर्टल बना दिया समाधान के नाम से, और ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ का एक क्या बना दिया, ई वाहन प्रमोशन कोष बना दिया। कितने करोड़ का, 200 करोड़ का। कितने करोड़ का सर, 200 करोड़ का ई वाहन प्रमोशन कोष। क्या यहां तक की बात एकदम क्लियर है क्या? हाँ हूं भर दो, फिर आगे चलते हैं। पहले यहां तक की बात बता दो, ओके है तो आगे बढ़े। याद हो जाएंगी कि इतनी चीजें? जी सर, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर सड़क वाला तो हो गया, यस ओके है सर, बिल्कुल थैंक यू भाई। अब अपने ट्रांसपोर्टेशन वाले में सड़क वाला तो हो गया, अब अपन पढ़ेंगे रेलवे वाला। रेलवे के अंदर क्या, भारत के कुल रेल मार्ग 68,043 किलोमीटर का, राजस्थान का 8.89% राजस्थान में है ना भाई। मान लो पूरे भारत के अंदर जितनी रेल लाइनें बिछी हुई है वो कितना है, 68,000 किलोमीटर। 0.43 छोड़ो, आप तो याद रख लेना कितना, 68,000 किलोमीटर। उसका राजस्थान में कितना है, इस 8 को निकालो यहाँ पर, 8 और एक बार और लिख दो 8, 2 बार भी एक बार लिख दो 8, आपको 8.89 है। अरे याद करने के लिए 8.88 से कर लो, इतना कोई वहां पर 88-89 आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, पूरे इंडिया के अंदर जो रेलवे लाइन है वो कितनी है, 68,043 किलोमीटर। उसमें से राजस्थान के अंदर कितना है, 8.89%। आप 8.89% को कुछ ऐसे निकाल सकते हो, तो लगभग 10% के आसपास, मान लो 6.8, ये 68, मतलब 6800 से थोड़ा कम, लगभग 6,000 किलोमीटर के आसपास आता है। तो वही ये बस कुल विद्युतीकरण रेलवे लाइन का 5703 रेल किलोमीटर का जो हो चुका है। आजकल आपको पता होगा ना, इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन जो कर रहा है। पहले गाड़ियां कोयले से चलती थी, फिर धीरे धीरे डीजल पर आए, आजकल जो इलेक्ट्रिफिकेशन जो किया जा रहा है ताकि उसको थोड़ा सा आसानी हो जाए, कम जो डीजल की खपत जो उसके अंदर होती है। तो 5703 किलोमीटर का हमारे क्या हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो चुका है ना। और ब्रॉडगेज मार्ग का विद्युतीकरण तो 97% पूरा हो चुका है। ब्रॉडगेज मार्ग का विद्युतीकरण क्या हो चुका है, 97% पूरा हो चुका है। सर्वे में एक बात और भी बताई हुई है कि हमारी जो सरकार है वो बहुत तेजी से, यानी कि इन दिनों में बहुत तेजी से हम इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा करके एक डेटा बताया गया। क्या बताया गया है, 2009 से लेकर 14 के बीच में हर साल केवल 27 किलोमीटर का ही इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, और आजकल जो है ये हर साल जो है लगभग 484 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। तो ये तो देखो समय के साथ धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता ही है, तो उसी इंप्रूवमेंट का ही पार्ट है। पहले इलेक्ट्रिफिकेशन पर हमने कभी इतना ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं था। 3 चरण है, पहले चरण में कोयले से चला रहे थे, बाद में डीजल पर आए, उसके बाद में धीरे धीरे इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अभी तक के जो हमने फैक्ट्स पढ़े रिकॉल करते हैं। पहली बात, पूरे भारत के अंदर रेलवे 68,000 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर 8 और 8 निकाल लिया, 8.88% हो गया। इसमें से इलेक्ट्रिफिकेशन 5700 किलोमीटर का हो चुका है, ब्रॉडगेज वाली का तो 97% का हो चुका है। पहले से काफी ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन जो हो रहा है।
उसके बाद राजस्थान के अंदर कुल 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। वंदे भारत का नाम आपने इन दिनों खूब सुना होगा, मेड इन इंडिया ट्रेन है और काफी अच्छी फैसिलिटीज उसके अंदर रहती है। तो 4 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। कौन कौन सी जगह पर चलाई जाएगी, तो जो इंपॉर्टेंट आपके जो शहर है वो सारे हैं इसमें कवर कर रहे हैं। अजमेर से चंडीगढ़, उदयपुर से जयपुर, जोधपुर से साबरमती और उदयपुर से आगरा कैंट। तो इसको इस तरीके से याद रखा जा सकता है। देखो जो भी आपको शहरों के नाम हो और आपको याद रखने में परेशानी हो तो एक बार मैप बना लिया करो, संभवतः है वो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि एक तो क्या कह रहा है यहाँ पर उदयपुर, उदयपुर से कहाँ जाना है आपको, एक तो आगरा कैंट चले जाओ, दूसरा क्या कह रहा है उदयपुर से जयपुर चले जाओ। ठीक है, हो सकता है यही ट्रेन जो जयपुर से होके जा रही हो। ठीक है, तो 2 तो ये निकाल दिए, उदयपुर से आगरा कैंट और उदयपुर से जयपुर। और क्या बता रहा है, अजमेर से चंडीगढ़ चले जाओ, और दूसरा क्या कह रहा है जोधपुर से साबरमती चले जाओ, जोधपुर से साबरमती चले जाओ। ये लो भाई इस तरीके से। तो अब देखो, अब आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है। अब एक काम करता हूं, अब मैं यदि इसको मिटा देता हूं, अब आपको कहता हूं कि सोचो कौन कौन सी 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। बहुत अधिक संभावना है कि आपको याद हो गई है। उदयपुर से आगरा गए, उदयपुर से जयपुर गए, अजमेर से चंडीगढ़ गए, जोधपुर से साबरमती गए, 4 चल रही है। ठीक है ना। अब उसके साथ साथ में और क्या हो रहा है, अमृत स्टेशन योजना। आजकल जो वो आपको पता है भारतीय प्रधानमंत्री जो है अमृत का काफी ज्यादा नाम लेते हैं, क्योंकि उनके द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, वो है अमृतकाल। अभी जो समय है उसको क्या माना जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, अमृतकाल। कौन से समय को कहा जा रहा है कि 2022 से लेकर 2047, जो कि भारत की आजादी के 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष जो होंगे, वो जो समय है ये अमृतकाल के नाम से जाना जा रहा है। और इस समय में बहुत सारी कार्यक्रमों का नाम अमृत के नाम से ही रखा गया है ना। तो अमृत स्टेशन योजना यानी कि स्टेशंस का, रेलवे स्टेशंस क्या होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो 4500 करोड़ की लागत से 85 स्टेशनों को जो वो पुनर्निर्माण किया जा रहा है। 85 स्टेशन का क्या किया जा रहा है, पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसमें 13 प्रमुख स्टेशनों के पुनर्विकास को लेकर कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पता हो हाल ही में एक और काम किया गया, आप ये आपने कभी खबर पढ़ी होगी, करंट अफेयर में अपने सामने भी आई थी, कि गांधीनगर जो रेलवे स्टेशन है, गांधी जयपुर के अंदर कई सारे रेलवे स्टेशन है छोटे छोटे, एक दुर्गापुरा है, एक गांधीनगर है। तो उसमें से जो गांधीनगर रेलवे स्टेशन है वहां पर क्या बनाया गया है, वहां पर एयर कॉन्कोर्स बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एयर कॉन्कोर्स। ये एयर कॉन्कोर्स क्या होता है, तो ये एक तरीके का वेटिंग रूम है, एक ऐसा वेटिंग रूम जैसे कि एयरपोर्ट पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैफेटेरिया होते हैं, गेम जोन होते हैं, इस प्रकार का एक जो है वो एयर कॉन्कोर्स बनाया जाएगा। यानी कि एयरपोर्ट की तरह पर एयर कॉन्कोर्स बनाया जाएगा, एयरपोर्ट की तरह, एयरपोर्ट की तर्ज पर, एयरपोर्ट की तर्ज पर क्या बनाया जाएगा, एयर कॉन्कोर्स बनाया जाएगा। ये भारत का पहला एयर कॉन्कोर्स होगा, ये भारत का क्या होगा, पहला एयर कॉन्कोर्स होगा, जो कि कहां पर बनाया जाएगा, गांधीनगर नहीं सॉरी, हाँ गांधीनगर जयपुर। तो इसका ध्यान रखना, भारत का पहला एयर कॉन्कोर्स जिसमें कि ऐसी सारी फैसिलिटीज जो अवेलेबल रहेंगी, वेटिंग एरिया वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेंगी। ये सारी बातें यहां पर बताई। रिसेंटली वर्क ऑफ ग्रिडर लॉन्चिंग वाज कंप्लीटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ह्यूज एयर कॉन्कोर्स ऑफ 72 मीटर। कितने क्या मीटर का है वो तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किसके अंदर चल रहा है, ये अमृत स्टेशन स्कीम के अंदर हो रहा है। ये किसके तहत हो रहा है, अमृत स्टेशन स्कीम के तहत हो रहा है, और इसके लिए 212 करोड़ के आसपास पैसे लगाए गए। तो इस पूरी बात से हमने क्या समझा, इस पूरी बात से हमने यहां पर एक पॉइंट जो जोड़ा जा सकता है वो क्या है, किसी अमृत स्टेशन योजना के तहत ही गांधीनगर जयपुर में, गांधीनगर जयपुर में क्या बनाया जा रहा है, एयर कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है। गांधीनगर जयपुर में क्या बनाया जा रहा है, एयर कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है। एयर कॉन्कोर्स क्या है, तो यहां पर एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज जो वो मिलेंगी वेटिंग रूम के रूप में। ठीक है ना, 212 करोड़ से ये अमृत स्टेशन योजना के तहत ही काम हो रहा है। इसके अलावा और क्या हो रहा है, ब्रॉडगेज प्रशिक्षण ट्रैक निर्माण। अच्छा, ये ब्रॉडगेज क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, वैसे आपको पता ही होगा। जो हमारी रेलवे लाइन होती है पहले जो चला करती थी नैरो गेज, नैरो गेज यानी कि इनके बीच में जो चौड़ाई है वो बहुत कम होती थी, इसमें हाई जो स्पीड जो ट्रेन है उसका चलना उतना आसान नहीं था। उसके बाद में थोड़ी बढ़ाई इसको, और एक लगभग 1 मीटर के आसपास ही हो गई, तो ये मीटर गेज के नाम से। आजकल जो ये और ज़्यादा बढ़ा दी और ये काफ़ी ब्रॉड कर दी है, तो ये कहलाती है आपके ब्रॉड गेज।
आजकल हमारी सारी ट्रेनें ब्रॉड गेज ही चलती है। आप पुराने समय की आपके यदि गांव के अंदर आसपास में ट्रेनें होंगी तो आप देखोगे वो या नैरो गेज होंगी या मीटर गेज होंगी, और आजकल उन सबको चेंज कर दिया है, ब्रॉड गेज पे ही आ गए हम पूरा। तो बात क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जो ब्रॉड गेज ट्रेन चलाते हैं उसका पहला परीक्षण तो कर लिया जाए कि ठीक है कि नहीं है। इसके लिए एक ट्रैक बनाया गया है। ऐसे नहीं ना कि आप जयपुर से अजमेर के बीच में परीक्षण कर रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। तो एक स्पेशल ट्रैक बनाया गया है ताकि ब्रॉडगेज जो ट्रेन है उनका ब्रॉडगेज परीक्षण जो किया जा सके। ये कहां पर बनाया गया है? गूडा, ठठाणा, मीठड़ी, डीडवाना, कुचामन जिला। कौन सा जिला? डीडवाना, कुचामन जिला। यहां पर जो ये ब्रॉडगेज परीक्षण ट्रैक बनाया गया जो कि निर्माणाधीन है, चल रहा है। उसी तरीके से जो रेलवे है उसकी कवच प्रणाली, ये कवच प्रणाली क्या है? रेलवे की सुरक्षा के लिए है, रेलवे की सुरक्षा के लिए है। ये क्या कैसे काम करती है? देखो ज्यादा डिटेल में अपने को जाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी बात मैं आपको समझा देता हूं कि भाई दो ट्रेन, एक इधर से ट्रेन आ रही है और एक इधर से ट्रेन आ रही है, ये आपस में कोलिजन ना हो, ये आपस में क्या ना हो? कोलिजन ना हो। इसके लिए एक कवच प्रणाली जो बनाई गई है। ये कवच प्रणाली कैसे काम करती है? तो कवच प्रणाली में यहां पर सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर क्या करते हैं? दूर से आ रही किसी दूसरी ट्रेन को पहले से क्या कर लेते हैं? डिटेक्ट जो कर लेते हैं, उसकी आवाज सुन के। आवाज सुन के लिए कि शायद कौन सा सोनार सिस्टम होता है, क्या सोनार सिस्टम, एक लिडार सिस्टम ऐसे करके होता है ना, तो वो रडार सिस्टम यहाँ पर लगाया गया जिससे कि कवच प्रणाली दो ट्रेन के बीच में कॉलिजन से बचाती है। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि भाई कवच प्रणाली के अंतर्गत रेलवे नेटवर्क का निर्माण किया जा रहा है। लगभग 1600-1700 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क को कवच प्रणाली से सुरक्षित बनाना हमारा लक्ष्य है। सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करना ये इसका ओवरऑल उद्देश्य है। बात समझ में आई क्या? एक काम करते हैं, अभी तक हमने रेलवे को लेकर जितनी बातें पढ़ी हैं उन सारी चीजों को समराइज करते हैं, तब मजा आएगा। ठीक है ना? रेलवे को लेकर क्या क्या पढ़ा है? रेलवे को लेकर सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि हमारे यहाँ पर 68,043 किलोमीटर का रेलवे लाइन, उसमें से 8.89% राजस्थान के अंदर है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई हमारे यहाँ पर 5700 किलोमीटर के आसपास का तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। ब्रॉड गेज वाली का लगभग 97% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। और पहले ये गति काफी कम थी, 27 किलोमीटर पर ईयर ही हुआ करती थी, आजकल 484 किलोमीटर पर ईयर हो गई है। इतना हम इलेक्ट्रिफिकेशन फटाफट फटाफट करते जा रहे हैं। एक हमने देखा अमृत स्टेशन योजना चल रही है जिसमें कि 80 से ज्यादा स्टेशन को हम जो पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। 13 प्रमुख स्टेशन उसमें से हैं। एक हमने गांधीनगर के बारे में पढ़ा, गांधीनगर जहां पर कि एयर कॉन्कोर्स बनाया जाएगा, है ना। ये एयर कॉन्कोर्स के लिए 212 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। भारत का पहला ऐसा एयर कॉन्कोर्स होने जा रहा है ये। और यहाँ पर एक हमने देखा ब्रॉड गेज जो ट्रेन होती है उसका परीक्षण करने के लिए कहां पर? डीडवाना के अंदर, डीडवाना कुचामन जिले के अंदर एक वो बनाया गया, परीक्षण ट्रैक बनाया गया है। इसके अलावा कवच, जिससे कि रेल के कोलिजन को रोका जा सके। 1700 किलोमीटर का हमारा क्या है? टारगेट है। ये काम किया जा रहा है। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी है किसके रेफरेंस में? रेलवे के रेफरेंस में। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको एकदम क्लियर होंगी। उसके बाद में आते हैं डाक और दूरसंचार सेवाएं। इसमें तो कुछ खास है ही नहीं, एक ही बात बताइए, नवंबर 2024 तक 11,000 डाकघर राजस्थान में थे और टेलीकॉम उपभोक्ता 6.59 करोड़। जितनी राजस्थान की जनसंख्या है लगभग लगभग सभी के पास में टेलीफोन की सुविधा है, टेलीफोन या मोबाइल की सुविधा है। तो इस तरीके से देखें तो राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति के पास में एवरेज लगभग लगभग 0.8 मोबाइल पड़ते हैं। 8 करोड़ के हिसाब से जनसंख्या से देखें तो 6.59 करोड़ लोगों के पास जो है टेलीफोन की सुविधा है। और डाकघर कितने बताए? 11,000। ठीक है ना? तो ये इतना मुझे बताओ एक बार याद हुआ क्या? फिर अपन आगे बढ़े। कोई हाँ भर दो भाई, फिर आगे बढ़े। यस सर, ओके ओके, चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे शहरी और ग्रामीण जल आपूर्ति के बारे में। अब दो महत्वपूर्ण योजनाएं हम पढ़ेंगे जो कि किससे संबंधित है? जल आपूर्ति से संबंधित है।
है ना। तो ये दो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, इनके बारे में अपन डिटेल में पढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये दोनों ही जो योजनाएं हैं ये राजस्थान की के सरकार के द्वारा हाल ही में जो फ्लैगशिप स्कीम चिन्हित की गई है उसमें से है। 3 फ्लैगशिप स्कीम अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये 2 और हो जाएंगी, यानी कि 5 फ्लैगशिप स्कीम जो वो एक तरीके से अपनी हो जाएगी। कौन कौन सी योजना है? तो भाई एक योजना है जिसका नाम है अमृत योजना, और एक हम पढ़ेंगे जल जीवन मिशन। ये मुख्यतः शहरी क्षेत्रों के लिए है और ये मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, वैसे तो ओवरऑल सारे पर्पस फुलफिल करती है, ये प्रॉपरली शहरों के लिए अमृत योजना। पहली बात हम करते हैं अमृत योजना की। अमृत योजना जो है वो 2 भागों के अंदर बांटी जा सकती है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 जो था, फेज 1 के अंदर पूरे भारत के अंदर 500 शहरों का चयन किया गया। इसमें से राजस्थान के 29 शहर थे। करना क्या था, इन 500 शहरों को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से वाटर सप्लाई होनी चाहिए, इनके पास पानी की अच्छी सुविधाएं जो होनी चाहिए, वाटर सप्लाई जो अच्छी होनी चाहिए, ये इस योजना का उद्देश्य था। कौन सी योजना का? अमृत योजना का, जो कि शहरी क्षेत्र में चलती है। फेज 1 के अंदर 500 शहर चुने गए पूरे भारत में, जिसमें से 29 शहर कहां पर थे? राजस्थान में। ये 500 शहर कहां? पूरे भारत के अंदर। क्या करना है, इन घरों में वाटर सप्लाई जो पहुंचाई जा सके, घरों में क्या किया जा सके? वाटर सप्लाई को पहुंचाया जा सके। जो फेज 2 है, फेज 2 में बढ़ा दिया क्या? एक तो शहर और दूसरा टारगेट। पहली बात, शहर की बात करें तो शहर में सारे ही शहर ले लिए, ऑल अर्बन लोकल बॉडीज, ऑल अर्बन लोकल बॉडीज, 4800 शहरी निकायों को शामिल कर लिया। क्या करेंगे यहां पर? जो पहला टारगेट क्या था, वाटर सप्लाई, वो तो है ही, इसके साथ साथ में सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब और अच्छा होना चाहिए। वाटर सप्लाई के साथ साथ में सीवरेज, ड्रेनेज, ये सब और अच्छा होना चाहिए। इस तरीके से इस योजना का विस्तार किया गया। तो अमृत योजना जो है वो शहरी क्षेत्रों में चलती है। 2 फेज के अंदर अपन इसको पढ़ सकते हैं। पहला जो फेज था वो 500 शहर उसमें चुने गए थे, राजस्थान के 29 शहर थे, जो कि वाटर सप्लाई तक सीमित था। जो सेकंड फेज है उसमें लगभग सभी अर्बन लोकल बॉडीज को ले लिया गया है, 4800 जो वैधानिक शहरी निकाय उनको ले लिया गया है। और इसका टारगेट केवल वाटर सप्लाई नहीं, अब सीवरेज, ड्रेनेज, वो सारा काम इसमें शामिल कर लिया गया। इसमें कौन सी सरकार कितना क्या हिस्सा देगी वो भी अपन पढ़ेंगे। पहले बताओ ये 2 चीजें अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, कि 2 फेज है इसके, और ये क्या है हमारे कौन सी योजना के अंदर शामिल है? फ्लैगशिप स्कीम जो है ना, उसमें से एक ये है। एक बार देखते हैं इसको, अमृत योजना। पहली बात तो इसका पूरा नाम क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। शहरों को आप कायाकल्प कर देना है। ये शुरुआत हुई 25 जून 2015 को। कौन सी मिनिस्ट्री चलाएगी इसे चलाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसे चलाया जा रहा है। नोडल विभाग इसका पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वो है इसका। कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है? 1 लाख की आबादी वाले 500 शहरों में, कितने शहरों में? 500 शहरों में। कौन से 500 शहर चुने गए जिसकी आबादी क्या थी? 1 लाख से ज्यादा थी। ऐसे 500 शहरों को चुना गया। क्या करेंगे? शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करना, जलापूर्ति, सीवरेज प्रणाली, हरित स्थानों पर पार्कों पर ध्यान केंद्रित करना। राजस्थान के 29 शहरों का चयन किया गया। फेज 2 में क्या होगा? इस कार्यक्रम को और बढ़ा देंगे। सीवरेज प्रणाली, ड्रेनेज, मतलब पानी से संबंधित सारी चीजें हो जाएंगी, उसकी रिसाइकलिंग करना वगैरह वगैरह सब हो जाएगा। अमृत 2.0 ये क्या है? तो यानी कि ये दूसरा फेज है, जो कि 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ। वो कब से शुरू हुआ था? 25 जून 2015 से। और ये कब से शुरू हुआ है? 1 अक्टूबर 2021 से। कब तक चलेगा? 2025-26 तक। यानी कि 5-5 साल के 2 फेज लिए गए। पहला वाला 15 से 21, दूसरे वाला 21 से 25-26। 5 वर्ष का इसका वो रहेगा। इसके तहत प्रत्येक शहर के लिए सिटी वाटर बैलेंस के माध्यम से पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था, रिसाइकलिंग है कुल मिला के, और कुछ नहीं है। घरों में कपड़े धोने के लिए पानी यूज कर लिया, उसी को रिसाइकलिंग करके दोबारा यूज करने योग्य बनाया जाए, जिसमें कि उपचारित सीवरेज के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, जल निकायों के पुनरुद्धार, जल संरक्षण, इन सब पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दायरे को काफी ज्यादा बढ़ा दिया।
क्या लक्ष्य रख लिया? 500 अमृत शहर जो है वो तो है ही है, उसमें सेप्टिक कनेक्शन वो सब तो होगा ही होगा। 4800 वैधानिक नगरों में नल कनेक्शन देना इसका प्रमुख उद्देश्य जो रखा गया। राजस्थान सरकार की बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार अमृत 2 पॉइंट के तहत 183 नगर निकाय में पेयजल आपूर्ति संबंधी जो कार्य किए जाएंगे। पहले मुझे बताओ, इतनी बातें आपको समझ में आई क्या? देखो फिर से देखते हैं। हमने कहा कि अमृत योजना जो कि मुख्यतः शहरों के लिए है, इसमें हमने देखा था अमृत 1 जो था वो 25 जून 2015 से शुरू हुआ था, जिसमें कि 500 शहरों को चुना गया था। ऐसे शहर जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है उनको चुना गया। इसमें वाटर सप्लाई और सीवरेज वाली चीज़ें थी। उसके बाद में 1 अक्टूबर 2021 से 25-26 तक उसके बाद में आगे वाली ये योजना चलती है, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। इसमें 4800 जो नगरीय निकाय हैं वहाँ पर नल कलेक्शन देना, और ये 500 वाले के अंदर तो सारी ही सुविधाएं कर देना, रिसाइकलिंग वगैरह होना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। अब इसमें कि किसका हिस्सा कितना रहेगा, केंद्र सरकार कितना पैसा देगी, राज्य सरकार कितना पैसा देगी, इसके बारे में कुछ बातें बता दो। तो इसके बारे में सर ये है कि लक्ष्य देखो क्या लिखा हुआ है, सभी शहरी निकायों में 2025-26 तक हर घर नल द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाना। 2025-26 तक, क्योंकि ये योजना कहां तक, कब तक है? 25-26 तक। कितने नए निकायों में कह रहा है? सभी शहरी निकायों में, क्योंकि अपने देखा 4800 वैधानिक नगरीय निकाय इसमें शामिल कर लिए। तो सभी शहरी निकायों में जो वो जल उपलब्ध करवाना, हर घर नल 2025-26 तक। कब से शुरू हुआ ये दूसरा पार्ट? 1 अक्टूबर 2021 से। विशेष भागीदारी ये ध्यान रखना, 1 लाख से कम आबादी वाले जो शहर हैं उसमें केंद्र सरकार देगी 50%, बाकी पैसा राज्य सरकार। आपको बस केंद्र वाला याद रखना है, बाकी पैसा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले जो है वहां पर केंद्र सरकार 33% पैसा, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं वहां पर देगी केंद्र सरकार 25% पैसा। राज्य के हिस्से का 10% जो वो नगरीय निकाय करेंगे, और इसका अभियान विभाग कौन सा वो भी अपन ने देख लिया। तो क्या बताया अपन ने? 50, 33 और 25। 50, 33 और 25। एक बार मुझे इस पूरी योजना के बारे में डिटेल में पूरी कहानी सुना देंगे फिर से, तो मैं कहूंगा सर ये अमृत योजना है। इस अमृत योजना को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो मिनिस्ट्री चलाती है। डिपार्टमेंट की बात मैं करूं तो ये जो पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जो आपके स्वास्थ्य और आपके अभियांत्रिकी जो विभाग है उसके द्वारा चलाया जाता है। ये 2 फेजेस के अंदर चल रही है। इस 2 फेजेस की बात करें तो ये पहला फेज 25 जून 2015 को शुरू हुआ था, और जो दूसरा फेज है ये 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ है। इसमें केंद्र सरकार के पैसे की बात करें तो यदि 1 लाख से अधिक आबादी के, 1 लाख से कम आबादी के शहर चुने गए हैं तो 50% हिस्सा केंद्र सरकार देगी, और बाकी जो 50% है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। और इस 50% में से 10% जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा, खुद के द्वारा दिया जाएगा, है ना। मान लो कि भाई एक लगा लो कोई छोटा सा कोई गंगानगर लगा लो, तो गंगानगर में 50% पैसा केंद्र सरकार दे देगी, 50% पैसा राज्य सरकार देगी, लेकिन 40% ही एक्चुअल में राजस्थान सरकार देगी। 10% जो गंगानगर का जो अर्बन लोकल बॉडीज है उसके द्वारा दिया जाएगा, है ना। तो 25 जून 2015 को शुरू हुई, 500 शहरों को चुना गया, जिसकी आबादी 1 लाख से ज्यादा थी उनको चुना गया। राजस्थान के 29 शहर लिए गए। इसमें जो वाटर सप्लाई और सीवरेज वगैरह वो सब चीजें हैं। इसका लक्ष्य जो है वो सभी घरों के अंदर 2025-26 तक शहरी घरों के अंदर हर घर नल का इसमें प्रावधान रखा गया है। 1 अक्टूबर 2021 से इसका फेज 2 शुरू होता है, जिसमें कि वाटर सप्लाई, रिसाइकलिंग, है ना, सीवरेज, ये सारी चीज़ इसके अंदर जोड़ दी गई। इसमें सभी 4800 वैधानिक निकायों को जोड़ दिया गया। ये सारी बात इसके अंदर पड़ी, और वो हमने क्या देखा, कितना परसेंट पैसा केंद्र सरकार? 50%, 33% और 25%। क्या मतलब हुआ इसका? यदि आबादी 1 लाख से कम है तो इतना, 1 से 10 है तो इतना, और 10 से ज़्यादा है तो 25%। बाकी पैसा राज्य सरकार देगी। इस तरीके से हमने इस योजना को डिटेल में पढ़ा, जिसका नाम क्या है? अमृत योजना। ये योजना है जो कि फ्लैगशिप स्कीम है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। हर एक योजना को हम इतना ही डिटेल में पढ़ रहे हैं, फ्लैगशिप्स को। बात क्लियर है? उसके बाद राज्य आपदा मोचन निधि, ये तो कुछ खास नहीं है। स्टेट की एक डिजास्टर फंड अलग से बनाया जाता है। राज्य में यदि कोई डिजास्टर हो जाए तो उसको कैसे निपटा जाए, उसमें भारत सरकार 75% अनुदान देती है और राज्य सरकार 25% देती है। तो ये तो बीच में इसका कोई मतलब नहीं था। उसके बाद आते हैं अगले फ्लैगशिप स्कीम पर। हमारी का इकोनॉमिक सर्वे जब से पढ़ रहे हैं, या फिर कहें चैप्टर 2 में ही, ये हमारी 5वीं फ्लैगशिप स्कीम है। नाम क्या है? जल जीवन मिशन।
क्या नाम है? जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन जो 15 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। पहले मुझे बताओ, अमृत योजना पूरी याद हो गई क्या? अमृत योजना चलिए बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं जल जीवन मिशन। तो जो जल जीवन मिशन है ये शुरू हुआ था 15 अगस्त 2019 को। ये क्या है? देखो, शहरों वाले घरों के अंदर तो नल से जल आपने पहुंचा दिया। अब बारी है किनकी? गांवों की। तो गांवों के लिए एक योजना चलाई गई जिसका नाम क्या था? जल जीवन मिशन। ये एक्चुअल में क्या है कि 3-4 योजनाएं चल रही थी, उन सबको मर्ज कर दिया गया। उसी समय में 2019 में ही एक हमारा मंत्रालय भी बनाया गया था जिसका नाम था जल शक्ति मंत्रालय। क्या नाम मंत्रालय बनाया गया था? जल शक्ति मंत्रालय। ये जल शक्ति मंत्रालय जो है ना, एक्चुअल में 3 अलग अलग मंत्रालयों को जोड़ के बनाया था। गंगा के लिए अलग था, है ना, पेयजल के लिए अलग था, ऐसे करके 3 अलग अलग मंत्रालय थे, उन सबको जोड़ के बना दिया जल शक्ति मंत्रालय। और उसी समय में 2-3 योजनाओं को जोड़ के एक नई योजना चला दी जिसका नाम था जल जीवन मिशन। जो जल जीवन मिशन है, इसके तहत ये टारगेट रखा गया कि वर्ष 2024 तक जितने भी रूरल हाउसहोल्ड हैं, जितने भी गांव वाले जितने भी घर हैं, उन सब के अंदर फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन होना चाहिए। क्या? अरे वही है, नल से जल ही है, बस नाम थोड़ा चेंज कर दिया। क्या? हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, मतलब तो वही है ना। ये क्या है? फंक्शनल, मतलब कि वो चलते भी होने चाहिए, ऐसे नहीं कि खराब पड़े हैं। फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन होने चाहिए, ऐसे जो वो 2024 तक कर दिए जाएंगे। आप कहोगे सर 2024 नहीं, नोट्स में 26 लिखा हुआ है। सही बात है भाई, इसको हाल ही में इस टारगेट को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और कहा कि 2026 तक किया जाएगा अब ये काम। और इस योजना को भी एक्सटेंड कर दिया, इस योजना को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया। पहले ही 25 तक चलने वाली थी, अब इस योजना को एक्सटेंड करके कब तक कर दिया? 2028 तक। लेकिन ये टारगेट कब तक अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है? 100% घरों के अंदर फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन से जल पहुंचा देना, ये 2026 तक का टारगेट रखा गया है। गोवा एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि अपने सभी ग्रामीण घरों के अंदर हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन से जो जल पहुंचा दिया है। एक्चुअल में गोवा में ग्रामीण आबादी ही काफी कम है। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाला, सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला, प्रतिशत के हिसाब से बात करें, सबसे ज्यादा शहरी आबादी वाला कोई राज्य है तो वो गोवा ही है। तो यानी कि ग्रामीण आबादी बहुत कम है, जितनी थी उनमें सब में पहुंचा दिया। ठीक है ना। तो जल जीवन मिशन के बारे में कितनी बातें याद होगी? क्या क्या बातें याद होगी? पहली बात, ये शुरुआत कब हुई थी? 5 अगस्त 2019। 2026 तक क्या कर दिया है? प्रत्येक ग्रामीण परिवार को। कब तक? 26 तक। पहले क्या था? 2024 तक। पहले क्या था? 2024 तक। अब क्या करना है? 2026 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन या फिर क्या फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करनी है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा 50:50 का योगदान किया जाएगा। देखो, अधिकतर योजनाओं में ये रेशो 60:40 होता है, लेकिन जहां पर 60:40 नहीं है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इसमें याद रखना 50:50 है। वित्तीय भागीदारी क्या है? 50:50। ठीक है। कि इसके लिए क्या किया जाएगा? तो क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग एजेंसी के तौर पर बात करूं मैं, तो 3 स्तर पर काम किया जाएगा। एक बनेगी स्टेट लेवल की वाटर और सैनिटेशन वाली आपके कमेटी, एक बनेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और एक बनेगी विलेज लेवल पर। 3 लेवल पर होगा, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और विलेज लेवल पर। इस तरीके से क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग एजेंसियां जो स्थापित की जाएंगी राज्य के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर और गांवों के स्तर पर। इसमें 2-3 बातें मैं यदि आपको और अपडेट करवाना चाहूं, कौन सा मंत्रालय चलाता है इसको? जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि अपन ने देखा था जल शक्ति मंत्रालय मर्ज किया गया था, उसी समय में योजना शुरू की गई थी। इसको भी विभाग कौन सा देखता है? वही पीडब्ल्यूडी विभाग देखता है। इसकी टैगलाइन क्या है? हर घर जल। लक्ष्य 2026 तक, 24 नहीं है, 2026 तक है। अच्छा, कितना लीटर पानी? ये भी बताया गया है। 55 लीटर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये भी इसमें उद्देश्य रखा गया, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी जो उपलब्ध करवाना। इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा कितना रहेगा? 50-50। पहाड़ी क्षेत्रों में हालांकि 90-10 भी रह सकता है। ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है? देखो, उद्देश्य नहीं याद करेंगे यार, क्योंकि बोल बच्चन वाली बातें। अभी देखो, हाल ही में जो करंट अफेयर में जो बात थी वो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसी अभियान के तहत एक और छोटा सा अभियान चल रहा है जिसका नाम है कैच द रेन। क्या नाम है? कैच द रेन। क्या मतलब हुआ? अभी देखो, कुछ समय पहले बारिश भी हुई, तो वो जो बारिश का पानी है
क्यों ना उसे रिजर्व रखा जाए ताकि उसको रीयूज किया जा सके। बारिश का पानी सबसे साफ पानी में से होता है। तो कैच कैच करना किसे, बारिश को। कैच द रेन अभियान जल जीवन मिशन के तहत 2019 में शुरू किया गया, वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। मुझे याद है मैं 2019 का इंटरव्यू दे रहा था, उस समय मुझसे पूछा था कैच द रेन अभियान क्या है, इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था ये। गोवा भारत का पहला हर घर जल वाला राज्य जो बन चुका है। जो मैं आपको करंट अपडेट की बात बता रहा था वो ये है कि 2024 वाला जो टारगेट था अब उसको क्या कर दिया है, 2026 तक का कर दिया है ना। और इस योजना को एक्सटेंड कब तक कर दिया है, 2028 तक कर दिया है। और इस बार जो है बजट के अंदर 67,000 बजट फॉर द मिशन हैज बीन इंक्रीज टू 67,000 करोड़ रुपए। 67,000 करोड़ रुपए कब तक, 2026 तक 100% घरों के अंदर ही पहुंचा देंगे पानी। अब इस पूरे बात को मैं समराइज कर देता हूं, जल जीवन मिशन। आप भी मेरे साथ साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं क्या क्या बातें। एक बता दो मुझे मंत्रालय, तो आप कह दोगे जल शक्ति मंत्रालय। एक मैं आपसे पूछ लूंगा कब, तो आप कह दोगे 2019 में शुरू हुआ था। मैं कह दूंगा कौन सा डिपार्टमेंट, तो आप कह दोगे आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वाला देखेगा। और क्या, ये तो होगी बेसिक इंफॉर्मेशन। टारगेट कब तक का है, 2026 तक का है। क्या है, 100% रूरल हाउसहोल्ड्स में फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन इसका उद्देश्य है। 55 लीटर पर डे पर पर्सन पानी पहुंच जाए, ये इसका उद्देश्य है। हाल ही में क्या किया है, इसको 2028 तक एक्सटेंड कर दिया है। इस बार के बजट में कितना बजट रखा गया इसके लिए, 67,000 करोड़ रुपए रखा गया है। और क्या देखा हमने, इसी के अंदर एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है कैच द रेन अभियान। गोवा पहला राज्य बन गया है जिसने कि ये पूरा काम कर लिया है। ठीक है, तो ये बातें हमने पढ़ी है सर जल जीवन मिशन के अंदर, और ये हमारी फ्लैगशिप स्कीम नंबर 5 हो गई। क्या इतनी बातें याद रह सकती हैं, संभावनाएं हैं याद रहने की? ठीक है, जल जीवन मिशन देख लिया, और अमृत मिशन जो उसको डिटेल में देख लिया, भारतमाला मिशन को डिटेल में देख लिया, बाकी रेलवे वगैरह के जो बेसिक फैक्ट्स थे वो पढ़ लिया। अब लास्ट टॉपिक बचता है इसके अंदर, वो है भारत राजस्थान में हरित बुनियादी ढांचे की पहल। हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। एक्चुअल में ये कोई टॉपिक नहीं है, बस ये राजस्थान सरकार ने इस बार बताने के लिए, देखो हम ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जो भी सोलर एनर्जी के लिए कर रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर लिख देना, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कर रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर लिख लेना, जो भी पेड़ पौधे वगैरह लगाने के लिए कर रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर लिख देना। ये मेंस पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारी योजनाएं हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं कौन सी चल रही है, पढ़ के आ चुके हैं। राजस्थान में नई नवीकरणीय ऊर्जा नीति आई, पढ़ के आ चुके हैं। शहरी जल संरक्षण के लिए जो पहल चल रही है वो पढ़ के आ चुके हैं। राजस्थान वन्य जीव जैव विविधता परियोजना पढ़ के आ चुके हैं। तो वही बातें हैं, कुछ नया नहीं है, एक दो बातें नहीं है बस। मिशन हरियालो राजस्थान चल रहा है, वृक्षारोपण अभियान है ये, 4,000 करोड़ का निवेश करेंगे अगले 5 वर्षों में ताकि राज्य के हरित क्षेत्र में वृद्धि हो। ठीक है, उसके बाद पर्यटन स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहन जो परिवहन है उसको बढ़ावा देने के लिए रणथंभौर का गणेश मंदिर सरिस्का, यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो टॉपिक है हरित अवसंरचना वाला, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, एज सच इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही नहीं। वही बातें जो पढ़ के आ चुके हैं, इसके केवल नाम नाम लिख देते तब भी बहुत था, इसके बारे में डिटेल लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी, पढ़ के आ चुके अपन। ठीक है, तो इसके साथ में आपका जो चैप्टर 2 है वो हो गया कंप्लीट। लेकिन चैप्टर 2 के साथ साथ मैंने आपके बजट और करंट अफेयर की जो बातें हैं उसको भी यहीं पर साथ साथ ही जोड़ दिया ताकि आप कंपैरेटिवली चीजों को रिवाइज कर पाओ, अच्छे से याद कर पाओ। इवन अप्रैल महीने की करंट अफेयर की जो बातें हैं वो भी इसके अंदर जो जोड़ी हुई है, ठीक है, ताकि एक ही जगह पर आप कुछ चीजों को पढ़ लो। फटाफट उसको देख लेते हैं। वैसे वो करंट अफेयर में और अलग अलग जगह अपन पढ़ेंगे ही, और जब लास्ट में इकोनॉमिक सर्वे का एक बार और रिवीजन करेंगे तब पढ़ेंगे। एक बार फटाफट देख लेते हैं। आगामी वित्त वर्ष में 6400 मेगावाट से अधिक ऊर्जा उत्पादन किया जाएगा। फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है।
आगामी वित्त वर्ष में 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है भाई, अभी कितने कनेक्शन है? टोटल 196 लाख अपन ने देखा था। आगामी वित्त वर्ष में ये और कर देंगे। आगामी वित्त वर्ष में निजी क्षेत्र के माध्यम से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रति माह निःशुल्क बिजली प्रदान की जा रही 100 यूनिट बिजली को बढ़ाकर कितना कर देंगे? 150 यूनिट प्रति माह करने की घोषणा की। ये जो आप बार बार जो कह रहे थे ना, वो ये है भाई, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली। एक सेकंड, ये यहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में तो 300 यूनिट है, ये लाइन में कुछ गड़बड़ है, इसको चेक करेंगे ना, एक बार इसको हटा देते हैं। वैसे भी घोषणा है, देख लेंगे, करंट अफेयर में अपन देख लेंगे। जिन अल्पाय वर्ग को परिवार के घरों पर सोलर प्लांट हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। जो मैं आपको बात कर रहा था, क्या अपने फ्लैट पर या फिर ऐसी जगह पर, तो उसके लिए क्या करेंगे? राजस्थान सरकार सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित करेगी। ये पीएम सूर्य घर के अंदर कुछ नई बातें ऐड की हैं। सड़कों वाली ज्यादा बातें देख चुके हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं। 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हाईलाइट कर लेना। जिन गांवों की आबादी 5,000 से ज्यादा है, वहां पर क्या होंगे? अटल प्रगति पथ। ये नंबर याद रख लेना, 5,000। ऑप्शन में वो कह देगा 2,000, 3,000, नहीं, 5,000। 5,000 से अधिक आबादी में क्या किए जाएंगे? अटल प्रगति पथ। जयपुर शहर में बस रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम BRTS हटाया जाएगा। ये क्या है? आपने जयपुर में कई जगह पर देखा होगा, खासतौर पर यदि आप कोचिंग एरिया के आसपास में रहते हैं तो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास देखा होगा कि इधर साइड सड़क है, इधर साइड सड़क है, बीच में एक एरिया है जहां पर नॉर्मली व्हीकल को जाने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्योंकि ये बस के लिए अलग से बनाया गया, ताकि बस तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ये था, लेकिन देखा गया कि इसका कोई खास फायदा है नहीं, तो अभी आपने देखा होगा उसको हटा दिया जा रहा है। तो जयपुर के अंदर जो BRTS बनाया था, बस रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम, उसको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। रोडवेज और शहरी क्षेत्रों के लिए GCC मॉडल पर 500 बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। जयपुर मेट्रो के सेकंड फेज को गति देने के लिए जॉइंट वेंचर, ये अगले चैप्टर में आएगा, चैप्टर 3 के अंदर, उसमें हम पढ़ेंगे। जगतपुरा वैशाली नगर क्षेत्र मेट्रो के विस्तार के लिए DPR बनाई जाएगी। चैप्टर 3 के अंदर मेट्रो को डिटेल में पढ़ेंगे। समस्त संभागीय मुख्यालय तो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया जाएगा। निम्न हाईवे पर 0 एक्सीडेंट जोन बनाए जाएंगे। ये देखो सारे बनाए जाएंगे हैं, है ना, इसलिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। एक्चुअल में बना दिए जाए तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। पेयजल के लिए मुख्यमंत्री जल जीवन शहरी शुरू किया जाएगा। जल जीवन मिशन शहरी, सुनना बात को ध्यान से। जल जीवन मिशन अभी कहां चल रहा है? गांवों के अंदर। ये कहां करना चाहते हैं? शहरी के अंदर। लेकिन वो चल रहा है केंद्र सरकार का, ये करना चाहती है राज्य सरकार, इसलिए नाम क्या दिया है? मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अमृत मिशन से काम नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि अमृत मिशन के अंदर जो वैधानिक नगरीय निकाय है उनको ही शामिल किया गया। मान लो छोटा कस्बा है जो कि शहर की कैटेगरी में आता है, शहर की परिभाषा में तो आता है, लेकिन वहां पर अर्बन लोकल बॉडी नहीं है, तो उन छोटे शहरों के अंदर भी जल जो घरों में पहुंचाया जाए, उनके लिए मुख्यमंत्री जल जीवन शहरी जो शुरू किया जाएगा। जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक कर दी गई है। इसके लिए अलग से पॉलिसी बनाई गई है। आगामी वर्ष में 20 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जाने की घोषणा की है। अमृत के तहत 183 नगरीय निकाय में यह अमृत 2.0 योजना जो लागू होगी। ठीक है, करंट अफेयर के अंदर क्या चर्चा में था? इसी चैप्टर से संबंधित 2024-25 का, अभी 25-26 का नहीं, बजट होता है आगामी वर्ष का। करंट अफेयर तो 26 का कहां से आ जाएगा? करंट अफेयर में एक योजना चलाई गई, कर्म भूमि से मातृभूमि। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, जैसे आपके जल जीवन मिशन के अंदर जल संरक्षण की बात की गई थी, वाटर कंजर्वेशन की बात की गई थी, उसी तरीके से बस वाटर कंजर्वेशन का ही प्रोग्राम है। उसका नाम दे दिया इन्होंने क्या? कर्म भूमि से मातृभूमि, जो कि 15 जनवरी 2025 से शुरू हुआ सांगानेर जयपुर से। कब से शुरू हुआ? 15 जनवरी 2025 सांगानेर जयपुर से शुरू हुआ। जल संचय के संकल्प के लिए जल संचय किया जाएगा ज्यादा से ज्यादा। कैच द रेन अभियान से ये प्रेरित है। किससे संबंधित, किससे प्रेरित है ये? कैच द रेन अभियान से। क्या करेंगे इसमें? ग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाएंगे, वो सारी बातें, कुछ नहीं फर्जी बातें। रूफटॉप सोलर उत्पादन में राजस्थान देश में तीसरा स्थान। जनवरी 2025 तक देखें अपन तो देश में तीसरा स्थान था रूफटॉप सोलर उत्पादन में। ओवरऑल सोलर उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला। और रूफटॉप वाले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा। देखो ये यहाँ पर एक आपको ये भी दे रखा है, मार्च 2025 का एक फैक्ट है
जो कि बताता है राजस्थान में अक्षय ऊर्जा स्थापित करने में देश में पहले नंबर पर है। अक्षय ऊर्जा में भी पहले पर है, सोलर में भी पहले पर है। हालांकि रूफटॉप सोलर में कौन से पर है? तीसरे पर है। रूफटॉप सोलर में कौन से पर है? तीसरे पर है। तो राजस्थान पहले नंबर पर है। स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता इतनी है, गुजरात इतनी है, तमिलनाडु इतनी है। आप कहोगे नहीं नहीं आपने उसमें तो फैक्ट अलग बताया था। तो भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का डेटा है, जो कि अलग हो सकता है राजस्थान सरकार से। इन्होंने ये अनुमान लगाया राजस्थान की अभी स्थापित क्षमता इतनी है मार्च 2025 तक। ठीक है ना? तो राजस्थान में सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है। और रूफटॉप वाले में कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। रूफटॉप वाले में कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर। एक और खबर चर्चा में थी पीएम सूर्यघर निःशुल्क बिजली योजना को लेकर। वो थी कि 3 विद्युत वितरण कंपनियों और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में इसको लेकर एक क्या हुआ है? एमओयू हुआ है। जो हमारे 3 डिस्कॉम है उनका और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के बीच में एक एमओयू हुआ है। इसी तरीके से जैक्सन ग्रीन और ब्लू लीफ ग्रीन ने भी राज्य में 1 गीगावाट की सौर परियोजनाओं के लिए $400 मिलियन का समझौता किया है। ठीक है, किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। ये सारे करंट अफेयर की बातें हैं जो कि आप करंट अफेयर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के अंदर पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना? तो चलो भाई इसको अपन चैप्टर 2 को करते हैं यहीं पर खत्म। करंट अफेयर की बातें आपको यहाँ पर इसलिए लिख के दी हैं ताकि आप इन सब चीजों को एक साथ देखो, तो आपके इंटरकनेक्टिविटी जो वो टॉपिक्स की हो जाए, केवल उसके लिए। बात क्लियर है? अब हम चैप्टर 3 शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले मुझे बता दो भाई चैप्टर 2 एकदम क्लियर है क्या? काफी बड़ा चैप्टर था, छोटा चैप्टर नहीं था। हमारे सर्वे के शुरुआती 5 चैप्टर बड़े चैप्टर हैं, शुरुआती 5। उसके बाद में छठा सातवां छोटे छोटे चैप्टर हैं, आठवां नौवां फिर थोड़े बड़े चैप्टर, 10वां फिर छोटा सा चैप्टर है। ठीक है ना? 3 चैप्टर छोटे हैं, 7 चैप्टर थोड़े बड़े हैं, 2 बड़े चैप्टर अपन ने कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 3 पर। उससे पहले मुझे थोड़ा सा बता देंगे क्या आगे बढ़ सकते हैं? यहां तक की बातें क्लियर हैं? आपको लग रहा होगा ये करंट अफेयर वाली और बजट वाली बातें याद नहीं हुई, उससे पहले वाले तो सारी याद होगी। अरे तो वो करंट अफेयर में ही पढ़ लेते हो आप। मैंने केवल यहाँ पर चीजों को कलेक्टिवली एक साथ रख दिया जाए, केवल उसके लिए बताया है। करंट अफेयर में इनको याद करवा देते हैं। एक बार बता देंगे यहां तक। चैप्टर 3 आज ही शुरू करेंगे, कहीं आप सोचोगे नहीं कल शुरू कर देंगे, आज ही शुरू करेंगे। पानी तो वो बहुत उधर पड़ी है। बस इतने बहुत है, दे दो। एक मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं। 1 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं।
हाँ भाई, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है, देखो भाई, उसके अंदर 3 पार्ट हैं। एक है अर्बन वाला, एक है रूरल वाला, रूरल डेवलपमेंट में क्या कुछ चल रहा है, एक है आपके रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास। इसमें जो अर्बन वाला जो है वो मेंस के सिलेबस का डायरेक्ट हिस्सा नहीं है। मेंस के पूरे सिलेबस में कहीं पर भी आपको शहरी विकास उससे संबंधित कुछ नहीं मिलेगा। ग्रामीण वाला जो है ये पूरे तरीके से सिलेबस का हिस्सा है। इवन मैं कहूंगा आप आरएस मेंस के सिलेबस का यूनिट 2 देखेंगे राजस्थान इकोनॉमिक वाले के अंदर, तो आपको ये पूरा चैप्टर 3 का ये वाला जो हिस्सा है वो आपके पूरा कवर हो जाता है। तो एक तरीके से मैं कहूं कि आपको आरएस मेंस इकोनॉमी के सिलेबस की यूनिट 2 करनी हो तो चैप्टर 3 का ये वाला हिस्सा कर लो सिर्फ। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के अंदर रीजनल डेवलपमेंट। अब हम बात शुरुआत करते हैं किससे, शहरी वाले से। शहरी वाले इस चैप्टर के 2 हिस्से हैं। उसमें एक में दिए गए हैं बहुत सारे फैक्ट्स जो कि राजस्थान ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो। राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ते हो और ये राजस्थान ज्योग्राफी के प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। मेंस के अंदर भी आपके डेमोग्राफी सिलेबस के अंदर है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मैं कहूं तो ये जो पहला जो हिस्सा है फैक्ट्स वाला, ये आपके मैं ज्यादा फैक्ट्स यहां पर याद नहीं कराऊंगा, ये इसमें से मैं राजस्थान ज्योग्राफी के ऊपर छोड़ दूंगा। जो स्पेसिफिकली सर्वे में ही दिए हुए राजस्थान ज्योग्राफी में नहीं पढ़ते, केवल उसी पर ज्यादा फोकस करूंगा। दूसरा है कुछ योजनाएं, शहरी क्षेत्र की योजनाएं। फिर हम बंद चलेंगे सीधे किसके ऊपर, ग्रामीण पर। चलो भाई शुरुआत करते हैं शहरी क्षेत्र से। क्या कुछ बताया गया है, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, इसके लिए शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास, रीजनल डेवलपमेंट। सबसे पहले यह बताया गया है कि भाई राजस्थान के अंदर कितनी क्या जनसंख्या शहरी है और कितनी होने की संभावनाएं हैं। यदि हम बात करें दुनिया की या भारत की, पहले कर लेते हैं भारत में लगभग 32% जनसंख्या 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 32% जो जनसंख्या है वो रहती है शहरों में, ठीक है। राजस्थान में ये परसेंट लगभग 25% है और एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 66% तक पहुंच जाएगी। शहरों में रहने वाली जनसंख्या लगभग डबल हो जाएगी। कब तक, 2050 तक। किसके अकॉर्डिंग है ये, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल सतत विकास रिपोर्ट 2023। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2050 तक इसके 66.66% होने का अनुमान है, जो शहरों में हमारी जो है जनसंख्या रहती है उसका। अभी कितनी है भारत की, अभी तो सिर्फ 32% ही है, ठीक है ना। ये भी कह रहा है कि जीडीपी में शहरी जनसंख्या जो जीडीपी में लगभग 80% योगदान देती है। शहरी जनसंख्या जीडीपी में लगभग 80% योगदान देती है, क्योंकि नया जो प्रोडक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर, सर्विस और इंडस्ट्री 3 सेक्टर है। गांवों के अंदर मुख्य रूप से जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान अपने आप में कम है, बाकी क्या बचा, सर्विस और इंडस्ट्री। सर्विस और इंडस्ट्री ज्यादातर कहाँ होती है, शहरों में, इसलिए शहरी जो है वो कितना योगदान देती है, लगभग 80%। और पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 66.66%। विश्व के अंदर ये जो है वो 50% है, भारत के अंदर 32% है, राजस्थान में 25% ही है। यानी कि राजस्थान अपन देखें कंपैरेटिवली कम अर्बनाइज्ड है। शहर कैसे होने चाहिए, इसमें 3 नाम दिए गए हैं, सुरक्षित, समावेशी और संधारणीय। ये जो ऐसे शब्द होते हैं ये मेंस में बड़े काम के हो जाते हैं। हालांकि चैप्टर ये जो टॉपिक है शहरी वाला आपके सिलेबस में है नहीं, बाकी सुरक्षित, समावेशी और संधारणीय, इसको अपन इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी SSS बनता है, इंग्लिश में भी SSS बनता है, हिंदी में 3 सह बनते हैं, यानी कि सिक्योर, इंक्लूसिव और आपके सस्टेनेबल, ठीक है ना। तो ये मेंस के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ये है नहीं। अब ये कह रहा है कि स्वच्छ शहरों को और आवास पर विकास पर प्रमुख बिंदु, तो यहां पर शहरों के विकास के लिए 5R दृष्टिकोण का यूज किया जाएगा।
5R ये क्या है? ये है रिड्यूस, यानी कि संसाधनों का जो उपभोग किया जा रहा है उसको कम करना। दूसरा है रीयूज, जो भी उपभोग किया जा रहा है उसको वापस यूज भी करना, जैसे कि पानी की बात अपन ने की, कपड़े धो लिए, अब उसको बाकी कार्यों के अंदर, जैसे कि मान लो बगीचे में डालने के लिए उसमें यूज किया जाए, तो रीयूज। जो बगीचे में डाल दिया पानी वो भी सीधा व्यर्थ मत करो, उसका क्या करो? रिसाइकल, उसको पुनर्निर्माण। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि क्या करो? रिकवर। और कुछ चीजें ऐसी है जो अपने एनवायरमेंट में से क्या कर दो? एनवायरमेंट में से क्या कर दो? हटा दो, रिमूव। तो इस तरीके से 5R जो दृष्टिकोण है वो शहरों को क्या बनाएगा? संधारणीय बनाएगा, सस्टेनेबल बनाएगा। संधारणीय का मतलब क्या होता है? एक ऐसे डेवलपमेंट का सूचक है ये जो कि लंबे समय तक चल सके। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं कि यदि आपने सारे पेड़ पौधे काट दिए तो ये ऐसा शहर, ऐसा देश लंबे समय तक नहीं चलेगा। एनवायरमेंट के हिसाब से वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए संधारणीय बनाने के लिए हमें अब रिसोर्सेज को बेटर वे में यूटिलाइज करना पड़ेगा। और बेटर वे में यूटिलाइज करने के लिए कौन से दृष्टिकोण की बात की गई यहां पर? 5R दृष्टिकोण, जो कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिमूव की बात करता है। किसकी बात करता है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिमूव की बात करता है। ठीक है। अब बात करें राजस्थान और भारत में शहरी जनसंख्या की हिस्सेदारी की बात करें तो देखो मेरी बात सुनना, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो बस यही है 2011 वाला, बाकी सब अनुमान है। अनुमानों के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, इसकी संभावना बहुत कम होती है। क्या कह रहा है अनुमान? क्या कह रहा है कि 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती थी? 31%। और राजस्थान की कितनी? 24.87%। राजस्थान की 24.87% और भारत की 31.14%। ये कंपेयर कर रहे हैं 1961 से, कि पहले थी 18, 18 से 31 हो गए, लगभग 2 गुना। और राजस्थान के अंदर 16 से 24 यानी कि लगभग 1.5 गुना। 1961 से कंपेयर कर रहा है। फिर मैं वही बात कहूंगा, ये ऐसे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पुराने डेटा वगैरह वगैरह इतने कोई कौन पूछेगा। उसके बाद अनुमानित भी दे रहे हैं ये 31 से 34, 34 से 37। फिर से सुनो, फिर से सुनो, यहां पर 1961 में भारत की जनसंख्या कितनी रहती है शहरों में? लगभग 18%। अभी कितनी है? 31। 31 में 3 जोड़ो 34, 34 में 3 जोड़ो 37। यहां पर 16% थी, 16 का 1.5 गुना, 24.87। 2 जोड़ो 1 जोड़ो, कितना जोड़े? 2 जोड़ो और 1 जोड़ो। यहां पर कितने जोड़े थे? 3 और 3। एक बात स्पष्ट तौर पर ऑब्जर्वेशन के माध्यम से देखने को मिल रही है। पहली बात, राजस्थान में शहरीकरण कम हुआ है। दूसरी बात, शहरीकरण की स्पीड भी राजस्थान में कम है। राजस्थान में शहरीकरण कम हुआ है भारत की तुलना में। और दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है? शहरीकरण की, अर्बनाइजेशन की स्पीड भी कम है। यहां पर अनुमानित जो वो 3-3% बढ़ रहा है, जबकि राजस्थान के अंदर ये जो है वो 2% और 1% ही बढ़ रहा है। एक बात तो ये याद रहे। राजस्थान की जनसंख्या की बात करें तो 2011 में कितनी थी? 6.85 करोड़। उसमें से मेल 3.55 और फीमेल याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? एक याद कर लिया, दूसरा क्या याद रखना? 6.85 में से 3.55 क्या है? मेल, बाकी क्या बचे? फीमेल। 2031 में क्या अनुमानित है? 2001 में कितनी थी? ये बहुत कम संभावना है, बाकी फैक्ट जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए काम करेंगे, अब इन फैक्ट्स को जो अपन अगली क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि अब आपके फिर ना ज्यादा हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि चीजें याद नहीं हुई। ठीक है, चलो बाकी पढ़ लेंगे अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 मिनट के लिए कर लेते हैं जन सुनवाई। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो मुझे बता देंगे। अप्रैल करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं मिल रही, कहाँ मिलेगी ऐप में? करंट अफेयर वाले कोर्स में जाओ, वहां पर कंटेंट में जाओ, अनलॉक पड़ी हुई है, मिल जाएगी इजीली। एग्जैक्ट डेटा याद रखने होते हैं क्या? नहीं, एग्जैक्ट डेटा नहीं याद रखने होते, अप्रोक्स याद रख लेना बस। भारत का कब्जा लाहौर पर हमारा 2 चैप्टर पर। पीएसआई ऑफलाइन मीटअप में भंडारा के प्लान है क्या?
कोई प्लान नहीं है ऐसा। सर जी पैर के क्या हाल चाल है? मैं बस ठीक है, वो लोग ठीक है, रिकवर हो गए काफी। चलो भाई ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।